4 जुलाई की शाम थी। घड़ी में समय हो रहा था 5:45। एक छोटी सी गली में रोजमर्रा की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, बगल में एक ट्रैक्टर और पेड़ों की छांव में 2 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। एक पिता और उसका बेटा बस यूं ही शाम गुजार रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में इसी गली में एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने वाले उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। तभी गली के एक छोर से एक महिला चलती हुई नजर आती है, काले रंग की साड़ी पहने, अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाती हुई। यह महिला अभी अभी अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर लौट रही थी। घर पहुंचने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ कदम हैं। अचानक गली के दूसरे छोर से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आती दिखाई देती है। रफ्तार इतनी थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल था कि गाड़ी रुकेगी या नहीं। और फिर वो पल आता है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कॉर्पियो सीधे उस महिला से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। ना गाड़ी रुकती है, ना पीछे मुड़कर देखा जाता है। स्कॉर्पियो उसी रफ्तार में आगे बढ़ती चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गली में बैठे वो पिता पुत्र किसी तरह खुद को बचाते हैं और उठकर एक तरफ भागते हैं। आसपास के लोग दौड़े चले आते हैं। जब भीड़ पास पहुंचती है तो पहचान होती है कि यह तो उसी गली में रहने वाली नीरज है। 45 साल की नीरज, जो अपने पति की मौत के बाद उनकी जगह अदालत में क्लर्क की नौकरी कर रही थी। घर में एक 16 साल का बेटा था जो एक विशेष बालक था, और एक 24 साल की बेटी जिसका नाम था आयुषी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच जाता है। आयुषी फूट फूट कर रोती है, बार बार चिल्लाती है कि आखिर उसकी मां को किसने मारा। अपने मामा को फोन करके रोते हुए बताती है कि मां को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और अब वो नहीं रही। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब एक एक करके घर पहुंचने लगते हैं। हर कोई इस बेसहारा बेटी को दिलासा देने की कोशिश करता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, केस दर्ज होता है और शुरुआत में यही समझा जाता है कि यह बस एक हिट एंड रन का मामला है। लेकिन आप सोचिए, क्या सच में यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर इस गली में उस शाम कुछ और भी घटित हुआ था जिसे किसी ने देखा तो पर समझ नहीं पाया। हादसे के अगले दिन का सूरज निकलता है। घर में मातम का माहौल है। रिश्तेदार आ चुके हैं, पड़ोसी सांत्वना दे रहे हैं और हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि किस तरह अचानक नीरज की जान चली गई। लेकिन इसी माहौल में एक शख्स है जिसकी आंखें कुछ और ही देख रही हैं। वो हैं नीरज के भाई, यानी आयुषी के मामा। आप कल्पना कीजिए, एक 24 साल की लड़की जिसके पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं, जिसका भाई एक विशेष बालक है और अब मां भी नहीं रही। ऐसे में उस लड़की की हालत कैसी होनी चाहिए थी? टूटी हुई, बिखरी हुई, हर पल अपनी मां को याद करते हुए आंसू बहाती हुई। लेकिन यहां कहानी कुछ अलग मोड़ लेती है। मामा देखते हैं कि आयुषी सिर्फ एक दिन दुखी दिखी, रोई, बिलखी, चिल्लाई, लेकिन अगले ही दिन से उसका व्यवहार बदल जाता है। घर में मानो कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा माहौल बनने लगता है। न वो उतनी बेचैन दिखती है, न उतनी टूटी हुई। कोई इंसान अपनी मां को खोने के बाद इतनी जल्दी सामान्य कैसे हो सकता है? ये सवाल मामा के मन में बार बार उठने लगता है। इसके साथ ही मामा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। नीरज अक्सर उन्हें फोन करके अपनी परेशानियां बताया करती थीं। बताती थीं कि बेटी के साथ अक्सर झगड़ा होता है, कभी नौकरी को लेकर, कभी घर की रोक टोक को लेकर और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर। नीरज ने एक बार अपने भाई को यह भी बताया था कि गुस्से में आकर बेटी कह देती है, मम्मी आपको मैं मार दूंगी। इतना ही नहीं, नीरज ने अपने भाई को यह भी बताया था कि उनका ससुराल पक्ष लगातार प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर रहा है। जेठ का परिवार चाहता था कि पति की कमाई हुई सारी संपत्ति आपस में बांट ली जाए और वो लोग आयुषी को भी इसी दिशा में उकसाते रहते थे। अब मामा के दिमाग में यह सारी बातें एक साथ घूमने लगती हैं। मां की मौत के अगले ही दिन बेटी का सामान्य हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर पुराना झगड़ा और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, आयुषी का अपने ताऊ से अचानक बढ़ा हुआ संपर्क। जिस ताऊ के परिवार पर नीरज खुद शक जताती थी, उन्हीं से बेटी अब घंटों बातचीत कर रही थी। इंसान का असली चेहरा कब सामने आता है कोई नहीं जानता। कभी कभी वो चेहरा सबसे करीबी रिश्तों के पीछे छिपा होता है। मामा का मन अब कुछ और ही सोचने लगता है। वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर पूरा केस एक नया मोड़ लेने वाला था। वो कहते हैं, मुझे लगता है मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, यह एक सोची समझी साजिश है। मामा की बात सुनकर पुलिस थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ केस पहले से ही हिट एंड रन के तौर पर दर्ज हो चुका था, दूसरी तरफ एक भाई अपनी ही बहन की मौत को साजिश बता रहा था। लेकिन पुलिस इस शक को नजरअंदाज नहीं करती।
जांच की दिशा अब बदलने लगती है। सबसे पहले पुलिस उस स्कॉर्पियो की तलाश शुरू करती है जिसने नीरज को टक्कर मारी थी। नंबर प्लेट के आधार पर जांच होती है और धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगते हैं, लेकिन असली सुराग मिलता है इलाके के सीसीटीवी कैमरों से। पुलिस एक एक करके पिछले कई दिनों की फुटेज खंगालना शुरू करती है। उसी दौरान एक बात उनकी नजर में आती है। नीरज रोज शाम को अपने बेटे को कोचिंग से लेकर लौटती थी और ठीक उसी वक्त उसी रास्ते पर एक ही शख्स बार बार दिखाई देता है। कभी सड़क किनारे खड़ा, कभी थोड़ी दूरी पर चलता हुआ, लेकिन हमेशा नीरज की आवाजाही के वक्त ही मौजूद। पुलिस जब इस शख्स की पहचान करती है तो नाम सामने आता है रोहित। शुरुआती जांच में यह साफ हो जाता है कि रोहित कई दिनों से नीरज की रेकी कर रहा था, यानी वो उनकी दिनचर्या, आने जाने का समय, रास्ता, सब कुछ बारीकी से नोट कर रहा था। अब पुलिस का शक पुख्ता होने लगता है। मामा की कही बात सच होती दिख रही थी। यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जांच आगे बढ़ती है और पुलिस को घटना वाले दिन की फुटेज में एक और अहम कड़ी मिलती है। पता चलता है कि उस शाम सिर्फ स्कॉर्पियो ही मौजूद नहीं थी, बल्कि एक बाइक सवार भी उसका पीछा कर रहा था। यह शख्स कुछ दूरी बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित कर रहा था कि पूरा काम ठीक से अंजाम दिया जाए। घटना के तुरंत बाद यह बाइक सवार अपनी बाइक को बीच रास्ते में ही छोड़कर बस पकड़कर वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कि इस कहानी में कहीं ना कहीं एक बड़ा झोल है, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। इतनी सफाई से यह साजिश किसने रची थी? रेकी करने वाला कौन था? गाड़ी किसकी थी? और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे असली दिमाग किसका था? पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी को वो अब तक सिर्फ एक सदमे में डूबी हुई लड़की समझ रहे थे, आने वाले दिनों में यही धागा उन्हें सीधे उसी लड़की के दरवाजे तक ले जाने वाला था। पुलिस अब स्कॉर्पियो और बाइक दोनों के तार जोड़ने में जुट जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के मालिकों का पता चलता है और उसी कड़ी में पुलिस को एक नाम मिलता है, मोहन। यह वही शख्स था जिसे घर में सब आयुषी के ताऊ के नाम से जानते थे। वही ताऊ जो हादसे के बाद से लगातार आयुषी के करीब नजर आ रहे थे। वही ताऊ जिनसे मामा को आयुषी का बढ़ता हुआ संपर्क खटक रहा था। पुलिस मोहन को हिरासत में लेती है। साथ ही रेकी करने वाले रोहित को भी पकड़ा जाता है, जो मोहन का ही भाई निकलता है। शुरुआत में दोनों टाल मटोल करते हैं, लेकिन पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दोनों के बयान बिखरने लगते हैं। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मोहन और रोहित साफ तौर पर कहते हैं, मैडम, हमने तो बस साथ दिया है। असली प्लान बनाने वाली, असली मास्टरमाइंड तो नीरज की अपनी बेटी आयुषी है। पुलिस के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। जिस लड़की को अब तक सब सिर्फ एक सदमे में डूबी हुई बेसहारा बेटी समझ रहे थे, वही इस पूरी साजिश की जड़ थी। मोहन और रोहित बताते हैं कि आयुषी खुद यह पूरा प्लान लेकर उनके पास आई थी और उसने साफ कहा था कि मां को रास्ते से हटाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। अब पुलिस आयुषी से पूछताछ के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले एक और कड़ी सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि इस पूरी साजिश में एक और अहम किरदार था, हेमंत शर्मा, जिसे असली सुपारी किलर बताया जा रहा था। बलराम और रवि जैसे कुछ और नाम भी सामने आने लगते हैं, जो किसी न किसी तरह इस पूरी योजना का हिस्सा थे। आप सोचिए, एक 24 साल की लड़की जो कुछ दिन पहले तक पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी मां की मौत पर आंसू बहा रही थी, अब उसी की तरफ पूरी जांच की सुई घूम चुकी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने सारे लोग इस साजिश में शामिल थे, फिर भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शक की सुई सीधे आयुषी तक पहुंचती। पुलिस अब आयुषी के घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन सवाल यह था कि क्या वो लड़की जो अब तक इतनी सफाई से हर किसी को अपनी बातों में उलझाए हुए थी, पुलिस के सामने भी अपना यह ढोंग बरकरार रख पाएगी? पुलिस की एक टीम सीधे आयुषी के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। अंदर वही लड़की बैठी है जो कुछ दिन पहले तक हर किसी के सामने रो रो कर अपनी मां को याद कर रही थी। पुलिस को देखकर पहले वो चौंकती है, फिर वही पुराना रवैया अपनाने की कोशिश करती है। आंखों में आंसू, आवाज में कंपन। लेकिन इस बार पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं बल्कि ठोस सुराग थे। सीसीटीवी फुटेज, रेकी करने वाले रोहित का बयान और खुद मोहन का यह कबूलनामा कि पूरी योजना आयुषी ने ही बनाई थी। ऐसे में आयुषी का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। पूछताछ शुरू होती है और धीरे धीरे आयुषी की जुबान से वो सच निकलने लगता है, जिसे सुनकर पुलिस टीम भी हैरान रह जाती है। आयुषी बताती है कि सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ जब उसके पिता का देहांत हुआ था। पिता की मौत के बाद उसने अपनी मां से कहा था कि पिता की जगह वही नौकरी करेगी, लेकिन मां ने साफ मना कर दिया था। मां ने कहा था कि अब घर की जिम्मेदारी वही उठाएंगी और खुद लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यह बात आयुषी को कभी रास नहीं आई।
मां का नौकरी करना, घर के फैसलों में मां की रोक टोक और सबसे बढ़कर घर की प्रॉपर्टी, हर चीज को लेकर उसके मन में एक अजीब सी कड़वाहट भरती चली गई। धीरे धीरे यह कड़वाहट लालच में बदल गई। उसे लगने लगा कि मां ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब बाकी सब कुछ, पैसा, गहने, जमीन, सिर्फ उसका होना चाहिए। आप सोचिए, एक बेटी जो अपनी मां के साथ एक ही घर में रहती थी, एक ही थाली में खाना खाती थी, उसके मन में इतनी गहरी साजिश कब और कैसे पनपने लगी, यह जान पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। न मां को अंदाजा था, न घर के किसी और सदस्य को। आयुषी बताती है कि लंबे समय से वो इस बारे में सोच रही थी कि मां को रास्ते से कैसे हटाया जाए, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर सीधे तौर पर मर्डर जैसा कुछ दिखे तो शक की सुई सबसे पहले उसी पर आएगी। इसलिए उसने तय किया कि यह सब कुछ एक हादसे जैसा दिखना चाहिए, कोई एक्सीडेंट जिसमें किसी को कातिल ना दिखे। इस सोच के साथ वो सबसे पहले पहुंचती है अपने ताऊ मोहन के पास। वहीं से शुरू होती है वो कड़ी जो आगे चलकर एक पूरे मर्डर प्लान में बदलने वाली थी। आयुषी अपने ताऊ मोहन के पास पहुंचती है। कोई सामान्य बातचीत नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, सीधे कहती है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम सब रातों रात अमीर बन सकते हैं। मोहन हैरान होकर पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्लान है? और तब आयुषी वो बात कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें मेरी मां का कत्ल करना होगा। कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। एक बेटी अपनी ही मां की हत्या का प्रस्ताव लेकर आई थी, और वो भी इतनी सहजता से जैसे किसी सामान्य काम की बात कर रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सुनकर भी मोहन का परिवार पीछे नहीं हटता। लालच धीरे धीरे उन पर भी हावी होने लगता है। इसके बाद आयुषी अपने ताऊ से कहती है कि उसे कोई सुपारी किलर चाहिए। मोहन इस काम में उसकी मदद करते हैं और उसे मिलवाया जाता है हेमंत शर्मा से। आयुषी सीधे हेमंत के सामने अपनी मां की फोटो रखती है और एक रकम तय करती है, 7 लाख रुपए। शर्त सिर्फ इतनी थी कि यह मौत किसी हादसे जैसी दिखनी चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद पूरी टीम बनती है। रोहित को रेकी की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि नीरज की रोज की दिनचर्या समझी जा सके। बलराम और रवि जैसे लोग इस साजिश का हिस्सा बनते हैं। स्कॉर्पियो का इंतजाम होता है और तय होता है कि जिस दिन नीरज अपने बेटे को कोचिंग से लेकर लौटेगी, उसी दिन यह हादसा अंजाम दिया जाएगा। आप जरा सोचिए, इतने सारे लोग, इतने दिनों की प्लानिंग, और यह सब एक बेटी के इशारे पर हो रहा था जो अपनी ही मां के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही थी। न कोई पछतावा, न कोई हिचक, सिर्फ एक ही लालच, प्रॉपर्टी और पैसा। 4 जुलाई का दिन तय होता है। हर किरदार अपनी जगह पर मौजूद था। रोहित रेकी की पुष्टि कर चुका था, बाइक सवार निगरानी के लिए तैयार था और स्कॉर्पियो अपनी रफ्तार भरने के लिए। आयुषी को बस इंतजार था उस खबर का जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन जिस पल का वो इंतजार कर रही थी, वही पल आगे चलकर उसे पुलिस की गिरफ्त तक ले आने वाला था। पूछताछ के दौरान आयुषी की कहानी परत दर परत खुलती चली जाती है। पुलिस अब यह भी समझ चुकी थी कि उस शाम जो कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि महीनों की सोची समझी तैयारी का नतीजा था। हर किरदार को उसकी भूमिका पहले से सौंपी जा चुकी थी और खुद आयुषी ने यह सुनिश्चित किया था कि हादसे के बाद किसी का शक उस पर ना जाए। इसीलिए जब हादसा होता है तो आयुषी सबसे पहले खुद को एक टूटी हुई असहाय बेटी के तौर पर पेश करती है। फूट फूट कर रोना, बार बार यह चिल्लाना कि मेरी मां को किसने मारा, अपने मामा को फोन करके रोते हुए खबर देना, यह सब कुछ एक सोची समझी परफॉर्मेंस थी। और यह ड्रामा इतना असरदार था कि रिश्तेदार, पड़ोसी, यहां तक कि शुरुआती दौर में पुलिस भी उसकी बातों में आ गई। लेकिन आप सोचिए, कोई इंसान अपनी मां की मौत का इतना बड़ा झूठा शोक कब तक निभा सकता है? आयुषी सिर्फ एक दिन इस भूमिका में रहती है, उसके बाद उसका व्यवहार बदलने लगता है और यही वो दरार थी जिसे मामा ने भांप लिया था। पुलिस पूछताछ में आयुषी यह भी कबूल करती है कि जिस वक्त पूरा परिवार शोक में डूबा था, वह मन ही मन यह हिसाब लगा रही थी कि अब सारी प्रॉपर्टी, मां के गहने, बैंक में जमा पैसा, सब कुछ उसका हो जाएगा। उसे यह भी भरोसा था कि उसका छोटा भाई, जो एक विशेष बालक है, इतना समझ नहीं रखता कि उसकी साजिश पर सवाल उठा सके। इसके बाद पुलिस एक एक करके बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करना शुरू करती है। ताऊ मोहन, उसका भाई रोहित, बेटे बलराम और रवि, सुपारी किलर हेमंत शर्मा और इसी कड़ी में जुड़े कुछ और नाम। कुल मिलाकर 7 से 8 लोगों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है। जिस दिन आयुषी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन से बाहर लाया जाता है, नीली टी शर्ट पहने वो लड़की धीरे धीरे जीप की तरफ बढ़ती है। न आंखों में आंसू, न चेहरे पर वो पुराना शोक, बस एक खामोशी जिसके पीछे शायद यह एहसास छिपा था
कि अब उसका वह मास्टर प्लान हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। जिस बेटी ने इतनी बारीकी से यह साजिश रची, क्या वो यह भी जानती थी कि इस पूरे खेल में उसका अपना अंत किस मोड़ पर लिखा जा चुका था? इस पूरे केस को सुलझाने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम रही। जब उन्होंने जांच शुरू की तो बयान में साफ बताया कि शुरुआत में यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन मामा की शिकायत के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक एक कड़ी अपने आप खुलने लगी। रेकी करने वाले शख्स की मौजूदगी, बाइक सवार का पीछा करना और गाड़ी का वहां से बिना रुके भाग जाना, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो किसी सामान्य दुर्घटना से मेल नहीं खाती थी। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, हर आरोपी ने अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाकर दूसरे की तरफ इशारा करना शुरू किया और आखिर में सारे रास्ते एक ही जगह जाकर मिले, खुद नीरज की बेटी आयुषी। पुलिस ने बताया कि इतनी कम उम्र में इतनी ठंडे दिमाग से रची गई साजिश देखकर उनकी पूरी टीम भी हैरान रह गई थी। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। प्रॉपर्टी और पैसे का लालच किस तरह इंसान को अपने ही खून के रिश्तों के खिलाफ खड़ा कर देता है, यह सोचने वाली बात है। एक मां जिसने अपने पति की मौत के बाद पूरे परिवार को संभालने के लिए खुद नौकरी की, अपने बच्चों की परवरिश की, उसी की बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में उसकी जान ले ली। यह घटना यह भी दिखाती है कि रिश्तों में सतर्कता कितनी जरूरी है। मामा का शक, उनकी सूझबूझ और पुलिस के पास वक्त पर पहुंचना, यही वो कड़ी थी जिसने इस पूरे सच को सामने लाया। अगर मामा ने वो शुरुआती डाउट पुलिस तक नहीं पहुंचाया होता तो शायद यह केस हमेशा के लिए एक सामान्य सड़क हादसे के रूप में बंद हो जाता और असली सच कभी सामने नहीं आता। आज आयुषी समेत सभी आरोपी कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल पीछे छूट जाता है वो यह है कि क्या पैसा और संपत्ति सच में इतने कीमती होते हैं कि उनके लिए अपनी ही मां की जान ले ली जाए? यह सवाल शायद हर उस परिवार के लिए एक सीख है जहां रिश्तों से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत आंकी जाने लगती है।